हेलो। हेलो हेलो। शुरू करें। कल कितना नंबर तक हुआ था? साउंड कम करना। 19। यहां से पढ़ना था ना? यहीं से ना? देखो चला, अगर कह दे प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहेगा श्वसन में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों अलग अलग मामला है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां जो दिया है श्वसन के द्वारा, यहां क्लियर कर दिया है, श्वसन के द्वारा हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वही आप प्रकाश संश्लेषण की बात कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की बात कीजिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता होगा CO2 प्लस H2O, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ले लेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? CO2। अब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? O2। क्या उत्पाद है? O2। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2। क्या आवश्यक है? CO2। लेकिन श्वसन का उत्पाद क्या है? CO2। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद है कि रिएक्टेंट है? अरे चुट्टा, ई रिएक्टेंट है और ई प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। लेकिन श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? इसीलिए रात में, चूंकि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा, रात में केवल श्वसन होता है, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सही है कि गलत है? गलत है ना? इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिन में सोइएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन भी तो छोड़ रहा है। बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को ना कहते हैं? इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या कहते हैं इसको? और ये किसका निर्माण करता है? एटीपी का। किसका निर्माण करता है? एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण करता है। इसी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का दूसरा नाम ऊर्जा मुद्रा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़े? बता, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता है? आवश्यकता है कि उत्पाद है? आवश्यकता ना है। मेरे जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना की गूं? क्या जरूरी है? जो हम इनपुट देते हैं वो जरूरी है कि जो आउटपुट निकलता है वो जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण का इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका आउटपुट क्या है? ऑक्सीजन। बोलो। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी में भी कैसा? तरल संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। कोई दिक्कत? हड्डी भी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक का एक और एग्जांपल है क्या? हड्डी। सही है? रक्त में मौजूद किस प्रकार की कोशिका हीमोग्लोबिन का वहन करती है और यही ऑक्सीजन का भी ना वहन करती है?
ऐसा ऐसा काम करता है। आ जाओ इधर। किसका वहन करता है? रक्त में मौजूद किस प्रकार की कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का वहन करती हैं? कौन? बताओ। कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य क्या है? बताए थे हम। शरीर में गति प्रदान करने के लिए क्या क्या चाहिए? एगो कंकाल पेशियां, एगो तंत्रिका कोशिका, बोलन रे, और दूसरा मांसपेशी। याद है? तीन उत्तक का होना जरूरी है। पेशिया उत्तक, तंत्रिका उत्तक और पेशिया उत्तक, तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में कौन आएगा? हड्डी। सही है ना? कल ही पढ़ा दिए थे। बता। पेरेन काइमा, कॉलेन काइमा हम बताए थे आपको, अगर याद होगा। अगर आपको याद होगा, अरे यार, देखो कल हम आपको पढ़ाए थे उत्तक के प्रकार। हम बोले थे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तक के क्या प्रकार? उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? एक अस्थाई उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? तीन, दो। एक सरल और जटिल। सरल में कौन कौन आता है? पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेरनकाइमा। जटिल में कौन कौन आता है? जाइलम और क्या? जाइलम और प्लोएम। जाइलम और कौन आता है? प्लोएम। अस्थाई उत्तक में कौन कौन आता है? पार्श्व, शीर्ष और अंतर्वेशीय उत्तक। यही ना? हमको ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है कि भैया ये क्या है? पेरेनकाइमा जो है ये क्या है? पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा। देखो यहाँ पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा। इसको हम पढ़ दें। सरल अस्थाई उत्तक है। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। सरल अस्थाई उत्तक है। कल देखिए क्लास छोड़िएगा साइंस में तो एक भी समझ में नहीं आएगा चैप्टर का। जो बच्चा कल क्लास करेगा उसी को आज समझ में आएगा, जो आज करेगा उसी को फिर कल समझ में आएगा, और नहीं तो होगा दिक्कत, एकदम नहीं समझ में आएगा। हमने कहा पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा सरल अस्थाई उत्तक है। क्या है ये? क्या है ये? तो देखो कहते हैं पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? सरल अस्थाई उत्तक। लिखे? हो गया? रंध्र का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान। रंध्र का कार्य क्या है? कल पढ़ाए थे, गैसों का आदान। बताओ नारियल का रेशा किसका बना होता है? एस्केलेरनकाइमा। एस्केलेरनकाइमा का काम क्या है? कठोर बनाना। एस्केलेरनकाइमा का काम है क्या बनाना? कठोर बनाना। एस्केलेरनकाइमा का कार्य है क्या बनाना? कठोर बनाना। अखरोट का छिलका या बीज का ऊपरी परत किसका बना होता है? बीज का ऊपरी परत बना होता है किसका? एस्केलेरनकाइमा का। हो गया? अरे हुआ? कल पढ़ाए थे।
बहुकोशिकीय जीवों के उत्तकों का उपयोग है संरचनात्मक संगठन प्रदान करना। देखो एक मिनट रुक जा। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अकर बहुकोशिकीय जीव, हम लोग बहुकोशिकीय के एक कोशिकीय, तो हमारे में तो पहले कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से शरीर बना, अंग बना, अंग से शरीर बना, तो हमको एक संरचना मिली। बोलो ना रे। तो हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों के उत्तकों का उपयोग है संरचनात्मक संगठन प्रदान करना। हो गया? हम भोजन ऊर्जा के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? जीवन के लिए आवश्यक गतिविधि के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन में नमक क्यों डालते हैं? भोजन में नमक डालते हैं किसके लिए? स्वाद के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भोजन में बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं? भोजन में बेकिंग सोडा डालते हैं जल्दी पकाने के लिए। जल्दी पकाने के लिए भोजन में नमक क्यों डालते हैं? स्वाद के लिए। भोजन में बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं? जल्दी पकाने के लिए। भोजन में नमक क्यों डालते हैं? स्वाद के लिए। भोजन में बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं? जल्दी पकाने के लिए। हो गया? तो कार्य के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है? हम लोग जो कार्य, यही सब क्वेश्चन पूछ देता बच्चा, कहता आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्य जो हम लोग करते हैं तो हमारे पेशियों की ऊर्जा काम आती है कि नहीं? तो कार्य के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता। हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश किए हैं जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। अब देखो चला, एक बार हम उत्तक को बढ़िया से फिर से पढ़ा देते हैं, ध्यान से देख लो। हमने कहा कल भी पढ़ाए थे, समान प्रकार के कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? शरीर। अब उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है अस्थाई उत्तक, जिसको आप विभाज्योत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभाज्योत्तक कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और एक होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है और अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन होता है। अब दोस्त मेरे, अगर हम स्थायी और अस्थायी उत्तक की बात करें, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक। फिर आ जाओ स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? एक सरल और एक जटिल। अब आ जाओ सरल और जटिल। सरल कितने प्रकार के होते हैं? सरल कितने प्रकार के होते हैं? सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा। जटिल उत्तक 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम ना। जाइलम और फ्लोएम। बोलो, यही ना पढ़ाए हैं हम आपको? बोलिए, इतने ना पढ़ाए हैं हो? अब हमको ये बताइए, तो ये जो शीर्ष विभाज्योत्तक है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। किधर किधर? पत्ती में भी एंड जड़ में। पार्श्व विभाज्योत्तक क्या करता है? मोटाई।
और शीर्ष विभाज्योतक होता है घास वगैरह में। जब शाकाहारी इसको खा जाता है तो इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए यह जिम्मेदार होता है। यह भी शीर्ष विभाज्योतक के जैसा ही होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है आपको पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण में भोजन संग्रह। कॉलेनकाइमा क्या बनाता है? लचीला बनाता है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या बनाता है? कठोर बनाता है। नारियल वगैरह का छिलका जो है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अब आ जाओ जटिल में दो है, एक जाइलम और दूसरा प्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल एंड खनिज लवण का वहन करता है। प्लोएम जो है वो प्रकाश संश्लेषण शर्करा का वहन करता है या ग्लूकोज का वहन करता है, या प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का क्या करता है? वहन करता है। यही ना पढ़ाए हैं हम आपको? ये पढ़ाए हैं कि भैया श्वसन दिन और रात दोनों में होगा, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश कितना परसेंट लेते हैं? 1%। कितना परसेंट? 1%। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। इतने ना पढ़ाए हैं हम आपको। आइए इसी का सवाल करवाएं, और तो कुछ करवाए नहीं। बोलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। कहीं भी चला जी आप पढ़िएगा ना तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा, अगर कोई उपाय नहीं है। हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 100% मेरा अटेंडेंस, नॉट अ सिंगल डे, सिंगल क्लास हमने पूरे 4 साल के करियर में कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। एक सिंगल क्लास में 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट है मेरे पास। 3 लड़कों को मिला था, एक लड़की थी, 4 लोगों को मिला था, और बाकी सब 100% में कोई नहीं आ पाए। ऊपर वाले का कृपा था कि तबीयत खराब में भी चला जाके अपना बॉडी क्लास में रख देते थे, क्योंकि दिमाग में सेट था कि बाबूजी जमीन बेच के पैसा दे रहे हैं, कुछ तो करना हो। यहाँ तो बच्चों को एगो छींक आ जाएगा तो सूझ जाएगा घर में। 102 बुखार रहता था, जाके सूते थे। क्लासे में बैठेंगे लेकिन रहेंगे क्लास में। कोई मर जाए, किसी को कुछ हो जाए। मेरी मम्मी का पैर टूट गया, हम नहीं गए घर, क्योंकि हमको ये बात पता था कि पैर टूटा है चला तो ठीक हो जाएगा, मेरा कैरियर फिर नहीं आएगा। पैर टूटा है, पैर टूटा है, डॉक्टर देखेगा ठीक हो जाएगा, पापा है उसके लिए। यहाँ तो बच्चा ऐसा ऐसा बहाना लेके आता है कि भैया नहीं है, भाभी का तबीयत खराब है। अरे भाई हम तो कहते हैं 1-2 लोग मर भी जाएं तब भी नहीं जाओ घर, अगर डेडिकेशन है तो। अब भैया भाभी, भैया वो भैया का काम है, भाभी को क्या हुआ है, वो तुम्हारा काम थोड़े है। लेकिन इसी सब को मजाक में लेते हो ना तो फाइनली रोड पर टहलते हो। इसी सब को जो बच्चा मजाक में लेता है ना वो फाइनली रोड पे टहलता है। अगर कोई उपाय लिया, बहुत सारा मेरा दोस्त भी लिया। वो क्या करता था ना कि जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है तो 20 दिन पहले से वो प्लान बना लेता था कि दुर्गा पूजा के बाद से रेगुलर पढ़ेंगे। हम ले छोटा अभी तो 20 दिन है दुर्गा पूजा में, अभी पढ़ ले। कहता था ना मूड नहीं बन रहा है, इस बार दुर्गा पूजा से आएंगे ना जम के पढ़ेंगे। आज जाने का दुर्गा पूजा में आज तो 20 दिन पहले निकल लेता था। तो ये सब चीजें अपने जीवन से आपको निकालना होगा, रेगुलर क्लास करना होगा। कोई भी क्लास किसी भी टीचर से आप पढ़िए। चलिए हम लोग कार्य पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य एंड ऊर्जा पर चलते हैं। तो पहले हम लोग कार्य पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, कार्य किसको कहते हैं? कार्य की अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे? हम वर्क। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये कार्य है। अभी आप खाना खा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। कोई चल रहा है, आप कार्य हो रहा है। पंखा चल रहा है, कार्य हो रहा है। कुछ भी, अभी लाउड स्पीकर बज रहा है, ये भी कार्य। जो भी क्रिया आप करते हैं वही क्या है? कार्य। कोई भी आदमी, मशीन, कुछ भी जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कार्य। अब कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य को W से डिनोट करते हैं। वर्क, वर्क बोले तो क्या? W। कार्य बोले तो वर्क, वर्क बोले तो क्या? W। अब ध्यान देना, W बराबर फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? अब कहोगे ये ऐप क्या है? जैसे आप मान लीजिए ये ट्रॉली आप खींच रहे हैं,
ये एफ है, इधर विस्थापन हो रहा है तो ये एस है, और ये क्या है, थीटा है। हम मान लीजिए कोई ट्रॉली बैग जानते हैं? अरे ट्रॉली नहीं जानते? मान लीजिए ट्रॉली हम ऐसे खींच रहे हैं तो इधर ऐसे बल लग रहा है और ट्रॉली इधर विस्थापित हो रहा है, बोलन रे। आई दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब हमको ये बताओ, ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 कितना, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कार्य का मान जीरो तब होगा जब या तो बल जीरो हो जाए या विस्थापन जीरो हो जाए या इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए। कितना हो जाए, क्या हो जाए। अब मान लीजिए किसी दीवार पर हम धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाएंगे क्या दीवार विस्थापित होगा, तो नहीं होगा, तो विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो। इसका मतलब अगर दीवार पर धक्का लगाएंगे तो किया गया कार्य कितना, जीरो। सही है। मान लीजिए कि हम कूली हैं, मान लीजिए हम क्या हैं, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, मैसेज करता है, बताओ यार परीक्षा हुआ नहीं, कट ऑफ की बात कौन बता देगा, हद हाल। ये चला तुम समझ लो, स्थिति एजुकेशन का बद से बदतर हो रहा है। धीरे धीरे बच्चों का जो लेवल है वो इतना डाउन चला। अभी फाउंडेशन वाला बैच था, उसमें हमने पूछा कि कितने बच्चों को 1 से 20 तक पहाड़ा आता है, उसमें हाथ उठाने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी। हम बोले तो पूछे, हम बताओ किसको कितने तक आता, कोई कहता है 8 तक, कोई कहता है 12 तक, कोई कहता है 13 तक। अभी समझो ये स्थिति है। तो एजुकेशन का लेवल कहां जा रहा है, तुम लोग आओगे तो हो सकता है कुछ हो जाए, उम्मीद तो नहीं है लेकिन चाहत है। अगर मान लो कि हम जा रहे हैं और हम कूली हैं, हम ऐसे जा रहे हैं ना, बोलो रे, तो हमारे ऊपर बल नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना है, जीरो है। ये हम हैं, ये कूली, हम मान लो हम कूली हैं और हम बोझा लेकर जा रहे हैं, नीचे की ओर बल लग रहा है, इधर की ओर विस्थापन लग रहा है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री ना है। तो किया गया कार्य कितना है, जीरो। किया गया कार्य कितना है, नहीं समझा। अगर बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो थीटा 90 होगा, कॉस 90 कितना, जीरो। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जीरो। यानी अगर कोई कुली बोझा लेकर जा रहा है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो। लेकिन किसी कुली कोई बात कहना तो कार्य जीरो हो गया, पैसा नहीं देंगे, थीटा तो 90 है, ऐसा हो सकता है। अब देखो दोस्त मेरे कि लेकिन साइंस कहता है कि कार्य जीरो हुआ, वो अपनी जो ऊर्जा खपत किया उसके बदले उसको पैसा मिलना चाहिए, बोलो रे। कार्य का अगर हम बात करें तो किसी दीवार पर धक्का लगाएंगे, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ हम यहां से गए दिल्ली, और दिल्ली से फिर यहां आ गए, तो मेरा विस्थापन जीरो, तो विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो। सीढ़ी पे चढ़े, चढ़ के उतर गए, तो विस्थापन जीरो ना, जहां थे वहीं आ गए तो मेरा विस्थापन हुआ, तो विस्थापन जीरो, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो। कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। बताओ 180 कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा तभी ना 180 होगा। यानी बल और विस्थापन अगर एक दूसरे के विपरीत होगा तो किया गया कार्य कॉस 180 हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण, और कॉस 180 माइनस होता है तो कार्य भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कार्य भी ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, धनात्मक भी होता है। लेकिन ये बल जो घर्षण गति के विरोध में जो बल लगता है उस बल को कहते हैं घर्षण बल। कौन बल कहते हैं, तो इसका मतलब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा, और यहाँ 180 हो जाएगा, cos 180 माइनस टी माइनस हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। अब एक बार फिर से देखना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और हमको पता है cos 90 होता है 0, और cos 0 होता है 1, और cos 180 होता है -1। आपको पता है ना ये, अरे इतना मैथ तो जानते ही होंगे, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो भी चलेगा, अभी आप जान लीजिए कितना होता है, ठीक ना। अब देखो यहां अगर एफ एस कॉस थीटा में ये अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, जीरो होगा।
थीटा 180 हो जाएगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, माइनस। और एक चीज बताइए दोस्त मेरे, अगर दोनों सेम दिशा में जाएगा, बल भी और विस्थापन भी, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और दोनों विपरीत दिशा में जाएगा, बल और विस्थापन दोनों विपरीत होगा, थीटा का मान कितना है, 180। ये जो बल है जो गति के विपरीत, इधर गति है, इधर जिधर गति होगा उधर न विस्थापन। अरे हम विस्थापित उधरे न होंगे जिधर मेरा गति होगा। तो हमको ये बताइए, ये जो बल है ये कौन बल है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक की धनात्मक, क्या ऋणात्मक। और बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान कितना, कितना। अब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य का मान कितना, बोलिए। जहां से चले वहीं पहुंच गए, विस्थापन कितना 0, तो कार्य का मान कितना 0। सीढ़ी से चढ़े, चढ़ के उतर गए, कार्य 0। हाँ कि ना प्यारे बच्चों? कैसे बच्चों? आप देखो, एक ऊर्जा का कन्वर्सन आता है, कौन ऊर्जा को, कार्य करने की जो क्षमता है हमारी उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा। अब उम्र आपका रहा नहीं, अंतिम में है, लड़का हो कि लड़की हो, अंतिम में ना है। अब इसके बाद ना टीआरई 4 के बाद कोई वैकेंसी आएगा, और ना आपके पास अब उम्र बचल है कि आप इंतजार कर सकें। इसलिए कृपया कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ठीक ना। पता चला पढ़ यहाँ रहे हैं, दिमाग कहीं कि रात में जो झगड़ा हुआ था वो काहे हुआ था, उन्हें होना चाहिए था, वो पे ध्यान लगे ले। बहुत बच्चा था, अभी हम क्या पढ़ाएं उसका कुछ नहीं पता है। कार्य का ऐसा मतलब जूल बताए हैं ना, अब खड़ा करेंगे और नहीं पता है। TGF मात्रक होता है अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब एक कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। दोनों अलग अलग है। कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो क्या है, ऊर्जा। अब मेरे कार्य में बटा समय से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति। क्या हो जाएगा, आप देखो, एक ऊर्जा कन्वर्सन आता है, कार्य ऊर्जा दोनों का सही मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक जूल। TGF मात्रक अर्ग, TGF मात्रक अर्ग। TGF ऐसा ही समझते हो, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और CGF मात्रक होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, आप देखो, तो हमने आपको कहा कि कार्य 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 ऊर्जा कन्वर्सन क्या आएगा। जैसे मान लीजिए पंखा है, या ये मान लीजिए इसको हम लोग माइक्रोफोन करते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसमें ध्वनि ऊर्जा दे रहे हैं तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ये विद्युत ऊर्जा जा रहा है लाउड स्पीकर में तो उसको वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ये जो पंखा घूम रहा है, ये जो आप देख रहे हैं घूमता हुआ, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा, इसमें विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। आप बैटरी ले लो, उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये सब पता है। जनरेटर को ही डायनामो कहते हैं, तो उसको घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। आप देखो, कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है, पेशियों ने। ये गलत स्टेटमेंट है, यहां होना चाहिए मनुष्य को कार्य करने के लिए। अब भाई मशीन को कार्य करने के लिए पेशिया ऊर्जा की जरूरत थोड़े है, लिख लो मनुष्य को कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हो गया, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। ना ये स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना बल नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, काट दे, कट दिस स्टेटमेंट, कर दिए, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। पता, किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाएगा, W बराबर FS cos थीटा ना। बल लगा दीजिए विस्थापन हो जाएगा, कार्य कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी कहता है कि बताइए किसमें कार्य अधिक हुआ, एक आदमी चल रहा है उसमें कि बंदूक से निकल रही है गोली उसमें। जिसमें गति ज्यादा होगा उसमें कार्य ज्यादा होगा, लिख लो।
जिसमें गति अधिक होगा उसमें कार्य भी अधिक होगा। हो गया? किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? कार्य। एक लाइन लिखना, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। एक लाइन और लिखना, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो कार्य 0 होगा, और थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा? हो ऋणात्मक। और थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य हो जाएगा महत्तम। और ऋणात्मक कार्य होगा घर्षण बल के कारण। ऋणात्मक कार्य किसके कारण होगा? घर्षण बल के कारण। थीटा 90 होगा, कार्य 0, थीटा 180 होगा, कार्य ऋणात्मक, थीटा 0 होगा, कार्य महत्तम। और ऋणात्मक कार्य किसके कारण होगा? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। हो गया? आप थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान क्या होगा? 0। कार्य का मान क्या होगा? 0। और थीटा 180 कब होगा? किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण। ये कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा कि विपरीत दिशा में होगा? हाँ, किया गया कार्य धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, 0 भी होगा। और एक लाइन और लिखना, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल। और CGS मात्रक अर्ग है। और दोनों अदिश राशि हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक अर्ग है। दोनों अदिश राशि है। दोनों कौन राशि है? अदिश राशि। दोनों कौन राशि है? अदिश राशि। लिखे? अब बताइए, किसी पुस्तक के वो ऊपर उठाने में कार्य क्या कहलाता है? न, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। गड़बड़ है, काट दो, स्टेटमेंट का सेंस नहीं है। अब देखो, यहां एक क्वेश्चन पूछता है, खूब पूछ रहा है आजकल, W बराबर हम क्या बोले आपको? FS cos थीटा। अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहे तो W बराबर क्या हो जाएगा? FS। W बराबर, बताओ कार्य कैसा है? मतलब जूल होता है। यहां हम लिख दें 1 जूल बराबर 1 न्यूटन। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड। हाँ, सेकेंड की मीटर। अरे विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। अब बल का SI मात्रक न्यूटन, कार्य का SI मात्रक जूल। इसको लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कुलबे नहीं करेगा। इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। कहेगा जूल किसका किसका गुणनफल है? कहेंगे न्यूटन और मीटर का। जूल किसका किसका गुणनफल है? न्यूटन और मीटर का। हो गया?
लिखे। अब देखिए कहता है F बराबर 1 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर। इसी को क्या कहेंगे? 1 जूल। क्या कहेंगे इसको? किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ये तो एसआई मात्रक है कि सीजीएस? एसआई। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग। लिखे जूल, जूल लिखे। बढ़े आगे। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका क्या हो? विस्थापन हो। अब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य का मान कितना? 0। अरे W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। बल लगाएंगे और विस्थापन होगा तो कार्य होगा ना, और बल लगाए और विस्थापन होवे नहीं किया तो कार्य होगा? लिख लो, कार्य 0 होता है निम्नलिखित। कार्य 0 होता है, लिख के डैश दो। कार्य 0 होता है कार्य क्या होता है? 0 होता है, लिख के डैश दो। पहला, जब दीवार पर धक्का लगाते हैं, जब दीवार पर धक्का लगाते हैं दूसरा, जब कूली बोझा लेकर जाता है। दूसरा, जब कूली बोझा लेकर जाता है। जब कूली क्या लेकर जाता है? बोझा लेकर जाता है। लिखे, हाथ में पकड़े हुए पत्थर, हाथ में पकड़ ऐसे ऐसे देखिए, हाथ में ऐसे पत्थर पकड़े हुए हैं तो विस्थापन हो रहा है। हम कहीं हिल डोल रहे हैं तो कार्य का मान कितना होगा? 0। हाथ में पकड़े हुए पत्थर, हाथ में पकड़े हुए पत्थर, हाथ में पकड़े हुए पत्थर, इस सब में कार्य का मान क्या होगा? 0। सीढ़ी से चढ़कर उतर जाना, सीढ़ी से चढ़कर उतर जाना। लिखे, बताओ। वृत्ताकार पथ पर घूमना, यहां देखो, वृत्ताकार पथ पर जहां रहेंगे वहीं ना पहुंच जाएंगे। वृत्ताकार पथ पर घूमना, वृत्ताकार पथ पर घूमना, वृत्ताकार पथ पर घूमना, इस सब में कार्य क्या हो जाएगा? 0। बताइए, हम कब कहेंगे कि कार्य किया गया है? बल लगेगा और विस्थापन होगा कि नहीं होगा? अगर विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन का मान 0 होगा तो कार्य का मान 0 ना हो जाएगा, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बताओ, जे की क्या परिभाषा है? जूल। जे को क्या कहते हैं? जूल। तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का। इसका ऐसा ये SI मात्रक है कि सीजीएस? अरे बोलो, ये हमेशा ध्यान रखना। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इस सब का SI मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्घ है। सभी प्रकार का कार्य, सभी प्रकार की ऊर्जा का 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। और 1 अर्घ बराबर बताओ तो कितना हो जाएगा? 1 अर्घ बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 जूल। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। 1 अर्घ बराबर कितना जूल? 10⁻⁻7 जूल। कार्य का भी, ऊर्जा का भी, ऊष्मा का भी, और इस सब का सब अदिश राशि। अदिश जिसमें दिशा ना हो, और सदिश जिसमें दिशा हो। सदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा हो। अदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा ना हो। अदिश जिसमें दिशा ना हो, सदिश जिसमें दिशा हो।
हो गया। किसी वस्तु पर काम करने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्य। कार्य सदिश है कि अदिश है? कार्य क्या है? अदिश है। कार्य क्या है? अदिश है। बताओ, दूरी और विस्थापन की कितनी मात्रा में किया जाए कि यह किस बात पर निर्भर करता है? दूरी में विस्थापन कितनी मात्रा में, हम कितना मात्रा में विस्थापित होंगे, यह किस बात पर निर्भर कर रहा है? हमारे ऊपर कितना बल लग रहा है। अगर बल ज्यादा लगेगा, कार से ठोकेगा तो कम दूर जाएंगे, ट्रक से ठोकेगा ज्यादा दूर जाएंगे। तो जितना ज्यादा बल लगेगा उतना ज्यादा कार्य होगा। बोलो आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बल के मान पर दूरी या विस्थापन या कर दो यहां, दूरी या विस्थापन कितनी मात्रा में किया जाए या किस बात पर निर्भर करेगा? कि बल के मान पर। जितना ज्यादा बल लगाएंगे कार्य उतना ज्यादा होगा। बताओ, बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक होगा? अभी बताए थे हम, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। आई किस बल के द्वारा होगा? घर्षण बल के द्वारा। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है कि सपोर्ट करता है? तो बताइए क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। और ये किस बल के कारण होगा? कौन बल के कारण होगा? घर्षण बल के कारण होगा। हो गया। ऊर्जा के किन किन स्रोतों का वर्णन किया गया है? ढेरी स्रोत है। देखो ई नहीं पूछेगा, कट दिस लाइन। हम एगो चीज थोड़ा पढ़ाते हैं, वो पूछेगा। देखो, ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एकदम खूब पूछता है ये क्वेश्चन। नवनीकरणीय और नवनीकरणीय। एक होता है नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अरे यार, और एक होता है अनवनीकरणीय। नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया। नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है ये गैर परंपरागत है कि परंपरागत है? हाँ, गैर परंपरागत है। और ये क्या है? क्या है ये? परंपरागत। अनवीन है मतलब जो नया नहीं है, पहले देख लो तब लिखना। अनवीन है मतलब जो नया नहीं है, मतलब पुराना है। बोलन रे। नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया। अब देखो, नवीन ऊर्जा का स्रोत वही है जो समाप्त नहीं होगा। हम लोग अब नए उस ऊर्जा के स्रोत की ओर जा रहे हैं। नवीनीकरणीय मतलब नया, जो परंपरागत नहीं हो, जो अब अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग उस ऊर्जा स्रोत की ओर जा रहे हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो समाप्त नहीं होगा, जो समाप्त नहीं होगा। और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो क्या होगा? चला, समाप्त होगा। समाप्त होगा। एक एग्जाम्पल देखो, क्या सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होगी? हम लोग अब उसी की ओर जा रहे हैं, इसलिए अब सोलर पैनल की बात हो रही है। जीरो इलेक्ट्रिक बिल की बात हो रही है मोदी जी के द्वारा कि जीरो इलेक्ट्रिक बिल आएगा। अब किसी इस बार के प्रचार का मेन मुद्दा वही था, लेकिन मुद्दा किसी को पता नहीं चला। हर जगह पोस्टर लगा था जीरो इलेक्ट्रिक बिल। उस पर सरकार का ये कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि हम आपको सोलर पैनल, बैटरी में सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, सोलर पैनल पे सब्सिडी बढ़ा दिया कि आप सोलर पैनल लगाइए, आपको कोई बिजली बिल नहीं आएगा। अभी हमारे संस्थान का बिजली बिल है 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख पर मंथ, पूरे चारों सेंटर मिला के। महीना करने तो साल के, चारों सेंटर मिला के 4 लाख रुपया पर मंथ का बिल आता है। 600 कंप्यूटर चल रहा है, 400 कंप्यूटर टेस्ट में, 200 कंप्यूटर लगभग कंटेंट में। इधर ये सब जोड़ के 27 को क्लासरूम है, सब मिला के 600 मतलब 4 लाख रुपया पर महीने का
बिल आता है चारों सेंटर मिला के 1-1 लाख रुपया लगभग। इस सेंटर का 1,25,000 के आसपास है, तो किसी का 75,000 है, किसी का 25,000 है। अब तुम सोचो, आई इस बिजली बिल को हम जीरो कर सकते हैं कब? जब सोलर पैनल लगा देंगे। लेकिन सोलर पैनल इतना महंगा है कि हमको लगता है 2 या 2.5 लाख रुपया पर केवीए देता है। अब समझो मेरा खपत है इस सेंटर पे 30 केवीए का, 60 लाख तो यहां लग जाएगा। उस सेंटर पे 40 केवीए का खपत है, तो वहां 40 दूनी 80 लाख, फिर कहीं और, फिर कहीं और, मतलब 2 करोड़ रुपया हम देंगे तब ना होगा। तो सरकार ने कमर्शियली फ्री नहीं किया है, लेकिन जो डोमिसाइल है, मतलब ये डोमेस्टिक है, जो डोमेस्टिक यूज है, जो घर में कोई यूज करता है, सिंगल बिजनेस नहीं करता है, उसके लिए सरकार ने सब्सिडी दिया है, शायद 40% के आसपास उसमें सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन बाकी को नहीं मिल रहा है। इसलिए सोलर पैनल हर जगह आपको दिखता नहीं है। तो लेकिन भविष्य में सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और अधिकतर जगहों पर आपको सोलर पैनल दिखेगा, क्योंकि हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो अभी कोयला से कर रहे हैं, और कोयला से हम 60% बिजली पैदा कर रहे हैं। कितना परसेंट? और एक दिन आएगा जब कोयला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोयला इसमें आता है। कोयला ले लो, डीजल ले लो, यानी पेट्रोलियम ले लो, डीजल, पेट्रोल, ये सब इसी में आता है। इसीलिए देखो सरकार अब किधर की ओर जा रही है। सरकार कहती ईवी खरीदो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। इलेक्ट्रिक व्हीकल को फिर बिजली पैदा किससे करो? सोलर पावर प्लांट से। तो न सूर्य की रोशनी खत्म होगी और न तो वो बिजली खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, भारत जो जनरेट कर 60% बिजली हम लोग कोयला से पैदा कर रहे हैं, और कोयला अनवीनीकरणीय है, परंपरागत है, ये समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये समाप्त, अब 60% बिजली आप उसी से पैदा कर रहे हैं, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या होगा? गड़बड़ाने जाएगा। तो सरकार बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगी और सोलर पैनल को, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी मैक्सिमम देगी, जिससे हम लोग बिजली को पैदा कर पाएंगे। और ये स्रोत कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। वायु, ज्वार भाटा समुद्र में जो आता है, ज्वार भाटा, इस सब नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। बुलंद रे। और ये सब क्या है? अनवीकरणीय, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। जल्दी से लिख लो, महाभिवियाय। अगले महीने से 125 यूनिट का तो मेरे पास भी मैसेज आया है कि 125 यूनिट आपका बिजली फ्री हो जाएगा। हमको लगता है थोड़ा जितना देर पढ़ाएंगे उतना में 125 यूनिट के बिल आ जाएगा। चलो तुम लोग तो आके पढ़ लेता है कभी। ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए हर महीने लगभग 20 लाख रुपया चाहिए, तभी सिस्टम खड़ा रहेगा। हमको तो कभी कभार डर लगता है कहीं कोई न दिन बीमार पड़ जाएंगे तो अगला महीना पैसा कहाँ से लाएंगे जो इसको देंगे। आज सरकार 18% जीएसटी लेती है, वो अलग। एक दिन लेट होता है ना तो जीएसटी डिपार्टमेंट से फोन आता है। एक दिन खाली जीएसटी सरकार जितना ले रही है वो छोड़ देता, हम सबका फीस आधा कर देंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स सरकार छोड़ दे, हम जिस बैच को 100 टका में पढ़ाते हैं उसको 50 टका में पढ़ा दें। 48% सरकार लेती है पैसे का। हो गया। नवीकरणीय गैर परंपरागत, जो ऊर्जा नहीं होगा, जो समाप्त होगा कि नहीं होगा? अब जो समाप्त हो जाएगा, हम लोग इसी पर आश्रित है। किससे? कोयला। ये जो सुनते हो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एनटीपीसी कोयले जलाकर बिजली पैदा करता है। और देखो पानी से भी हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी तो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन पानी से हम लोग हर जगह बिजली पैदा नहीं कर सकते। हर नहर में, हर नदी में हम लोग बांध बना नहीं सकते और बिजली पैदा नहीं कर सकते। हम लोग लगभग 15% बिजली पैदा कर रहे हैं। किससे? पानी से। जो सुनता है भाखड़ा नांगल परियोजना, और कौन कौन परियोजना तुम लोग पढ़ता होगा, हीराकुंड बांध पढ़ता है ना। तो इससे हम लोग कितना परसेंट बिजली पैदा कर रहे हैं? 15%। तुमको क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं किससे? किससे?
तो सबसे अधिक बिजली पैदा करते हैं, सबसे अधिक बिजली पैदा करते हैं कोयला से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। क्या कहते हैं इसको? थर्मल पावर प्लांट। क्या कहते हैं इसको? थर्मल पावर प्लांट। कितना परसेंट? 60 से 65%। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जल से कितना? जल से 15%। और नाभिकीय ऊर्जा से 5% से कम। अब बिजली ऐसा चीज है कि आज अगर खत्म हो जाए जीवन पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा। जल्दी लिख। भारत का सबसे पुराना परियोजना, हमको लगता है दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पुराना परियोजना बच्चा कर रहा है दामोदर घाटी परियोजना, वही है क्या? अरे हमरा नहीं पता है भाई, अरे हमरा से नहीं पूछो, चुप हो जाओ। पूरा हम हिस्ट्री के मास्टर लगते हैं कि कोनो परियोजना वही सब वो पढ़ाता है, ज्योग्राफी वाला मास्टर। हो गया। सबसे अधिक बिजली पैदा करते हैं कौन? कोयला। आज जल से कितना परसेंट? 15%। और नाभिकीय ऊर्जा से 5%। यही विकसित देश जब चले जाओगे, अमेरिका, जापान, ये सब ज्यादा बिजली पैदा करता है। इससे किससे? नाभिकीय ऊर्जा। हमारे यहाँ भी है, महाराष्ट्र में तारापुर में वगैरह, कैगा वगैरह कहाँ कहाँ है, गुजरात के नरोरा वगैरह में है। तो वहां हम लोग भी नाभिकीय ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पाए कि अल्फा बीटा गामा किरण को कंट्रोल कैसे करें। इसलिए हम लोग इससे बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एकदम आराम से कोयला में आग लगाते हैं और टरबाइन घुमाते हैं, जनरेटर डायनेमो घूमता है और बिजली पैदा करते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन अभी हमारे पास उतना रिसोर्सेस है कि आगे हमको अभी 50 साल तक दिक्कत नहीं होना। इसलिए सरकार भी आराम से सो रही है, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम होगा। ऊर्जा के किन किन स्रोतों का वर्णन किया जाता है? भैया ये लाइन ही गलत है। ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत हैं, एगो नवनीकरणीय, एगो अनवनीकरणीय। नवनीकरणीय मतलब जो नया हुआ, नया हो मतलब समाप्त होने वाला हो कि ना होने वाला। ऊर्जा की मात्रा की माप किस इकाई में करते हैं? जूल में। जो लाइन बोल रहे हैं काट दो, मतलब काट दो। ऊर्जा की इकाई के माप किसमें करते हैं? जूल में। कार्य को भी किसमें नापते हैं? जूल में। उष्मा को भी किसमें नापते हैं? जूल में। ये एसआई मात्रा का, सीजीएस मात्रा क्या है? अर्ग। और ये सब क्या है? अदिश। सब क्या है? अदिश। ऊर्जा की सबसे बड़ी प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य। 1 मिनट रुक जा, इसका क्वेश्चन कुछ और पूछता है। सूर्य के बारे में पूछेगा। प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है, डायरेक्ट हम लोगों को एनर्जी मिलता है। बोले वह नहीं करेगा। कौन स्रोत है ये? अब बताओ, नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय? नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होने वाला, अमर हो। अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य है। प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है कितना समय में? ये तो पता होगा ना। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचता कितना देर में? 8 सेकंड में जोड़ोगे तो 8 6 48, 420, 480 प्लस 20, 500। कितना सेकंड? 500 सेकंड। अब पता चला वहां दे देगा 500 सेकंड, तुम कहना ही तो पढ़वे नहीं कि हम 8 मिनट 20 सेकंड पढ़े। 8 छक्के कितना? 48, 480 या प्लस 20 कितना? 500। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। हो गया। नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय है? अब बताओ, ज्वार भाटा जो समुद्र में होता है वो कभी खत्म होगा? 71% जल है, तो कैसे खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। तो वो नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय? नवनीकरणीय। अब कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा, अनवनीकरणीय। अनवनीकरणीय मतलब परंपरागत की गैर परंपरागत। परंपरागत जो पहले से आ रहा है, पहले से जो आ रही है चीजें वो क्या हो जाएंगे? समाप्त। क्या हो जाएंगी?
कहते हैं प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। हाँ जी, भूमिगत जल का तो कोई ऊर्जा का रूप में हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं बता, कर रहे हैं क्या? लेकिन भूमिगत जल तो समाप्त होने वाला है, ये ऐसा कहीं पर कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं आया है, आएगा तो हम बताएंगे। समाप्त होने वाला है क्या? हो गया आज? चला, ऐसा कोई रिसर्च मेरे पास आया नहीं है, गरीब आदमी है, नहीं पढ़े हैं, लेकिन भूमिगत जल का स्तर कम हो रहा है ये सुने हैं। हाँ जी बोलिए। बिहार पुलिस में पूछा था, क्या पूछा था? किस प्रकार की ऊर्जा है? नवनीकरणीय और नवनीकरणीय, तो ये कभी नहीं समाप्त होने वाला है, नवनीकरणीय है। अगर पूछ दिया मान लो, तो भूमिगत जल समाप्त होने का कोई रिसर्च नहीं है, ये समाप्त हो जाए। हाँ ये रिसर्च आया है कि इसका स्तर कम हो रहा है। ये चला इसलिए भी समाप्त नहीं होगा कि जब तक समुद्र है तब तक भूमिगत जल उपलब्ध है, और लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर 50 फीट पे पानी मिल रहा था वहां 80 फीट पे मिल रहा है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं ना है कि समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई सुना है क्या? एक लाइन में एक डिफिनेशन है, यही है, जो समाप्त हो जाएगा अनवीकरणीय है, और जो समाप्त नहीं होगा नवीकरणीय। अगर पूछ दे कि बताओ भूमिगत जल क्या है, तो ये समाप्त नहीं होगा, और नहीं होगा इसलिए कौन ऊर्जा? नवीकरणीय। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि बताइए जल का स्तर सबसे नीचे जा रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? नहीं, सिंचाई नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जल का स्तर नीचे क्यों जा रहा है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के कारण। लिखिएगा, जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, उसका कारण है नई इमारतों का बनना। उसका कारण क्या है? नई इमारतों का बनना। बताओ तो जल का प्रदूषण कैसे आप चेक कीजिएगा? क्वेश्चन आता है आपका, जल प्रदूषण हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषित है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो जल प्रदूषित नहीं है। इसको टेस्ट करते हैं बीओडी टेस्ट से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। लेकिन हाँ, जल की मात्रा, हाँ जल में प्रदूषण की मात्रा, जल में प्रदूषण की मात्रा जल में प्रदूषण की मात्रा जल में प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। जल में प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। जल में प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल में ऑक्सीजन की मात्रा जल में प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी टेस्ट, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट से किया जाता है। सामने टेलीग्राम का लिंक है, उसी पर मिलेगा पूरा पीडीएफ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट से किया जाता है। कौन टेस्ट से किया जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट से किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन की मात्रा। अच्छा, जल प्रदूषित है कि नहीं है किससे पता चलेगा? ऑक्सीजन की मात्रा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ताजमहल जो है वो उसका रंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, किसके कारण? वायु प्रदूषण की जल प्रदूषण? वायु प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा होता है उसके कारण। तो आपको आंसर मिलेगा तो क्या मारिएगा? वायु प्रदूषण। और अम्लीय वर्षा, वायु प्रदूषण के कारण वहां क्या होता है? अम्लीय वर्षा।
और अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, फीका हो रहा है। क्लियर है? तो लड़का लेकिन मार देता है अम्लीय वर्षा यानी जल प्रदूषण के कारण। नहीं, जल तो वहां का ठीक है, वायु प्रदूषित है जिसके कारण जल प्रदूषित होकर के अम्लीय वर्षा करवाता है। कौन वर्षा करवाता है? अम्लीय वर्षा किससे होता है? SO2 और NO2 से। SO2 और NO2। अभी बिहार पुलिस में पूछा है SO2 और किससे? NO2। अम्लीय वर्षा होता है। आप बीपीएससी पिछले बार जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा था, पूछा था कि नहीं? अम्लीय वर्षा SO2 और NO2। ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है किसके कारण? लिख लो, ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण। ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है किसके कारण? वायु प्रदूषण का। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2। या नहीं और या की और SO2 और NO2 के कारण। क्लियर है? और जल प्रदूषित है कि नहीं किससे पता चलेगा? ऑक्सीजन से। और एक चीज और पूछता है कि मछलियां जो है या जलीय जीव तेजी से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन कम है। और एक और क्वेश्चन पूछता है पादप जो है कम भोजन पर कैसे जिंदा रहते हैं? क्योंकि उसकी बाह्य त्वचा मृत होती है, बाहर का जो छाल होता है वो क्या होता है? मृत होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। जलीय जीव तेजी से सांस क्यों लेते हैं? जलीय जीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव तेजी से सांस लेता है, तेजी से सांस लेता ऑक्सीजन की कमी के कारण। जलीय जीव तेजी से सांस लेता किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी। अब पौधे कम भोजन पर जिंदा रहते हैं, कम भोजन पर जिंदा रहते क्योंकि उसका अधिकांश भाग मृत होता है। अधिकांश भाग मृत होता क्योंकि उसका अधिकांश भाग क्या होता है? मृत होता है। जल में ऑक्सीजन कम होता है, मछली को निकालना फक 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 सांस लेगा एकदम, क्योंकि उसको आदत रहता है। जल में तो ऑक्सीजन कम ना रहता है। अब वही पृथ्वी पर तो 21% है, हम लोग एकदम आराम से सांस लेते हैं क्योंकि परसेंटेज उसका क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? बताओ, कार्य धनात्मक की ऋणात्मक की? शून्य की तीनों। पुली बोझा लेकर जा रहा है, कार्य 0। दीवार पर धक्का लगाएंगे, कार्य 0। जहां से चले वहीं पहुंच गए, कार्य 0। कार्य ऊर्जा उष्मा इसका सही मात्रक जूल, इस सब अदिश, इसका सीजस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। बताओ, मोटाई पौधों की बढ़ती है पार्श्व की शीर्ष? पार्श्व। लंबाई बढ़ती है शीर्ष। क्लियर है? कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बच्चे, अगर कोई भी बच्चा क्लास ऑफलाइन में भी करना चाहता है तो कोई फीस नहीं है, आप आके बैठ के पढ़ सकते हैं। जब तक जो भी बच्चा ऑफलाइन में अगर कोई आपका यार दोस्त पढ़ना चाहे ना, हम बोल देंगे नहीं रुके, तो कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।